नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य टीचिंग मौर्य पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर साल इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी पद्य का विकास क्रम कैसे हुआ था। हिंदी जो है हमारा, इसका विकास क्रम कैसे हुआ था, तो इनको देखते हैं। जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत थी। जो पुराने समय की लोकप्रिय भाषा थी वो संस्कृत थी। उसके बाद धीरे धीरे अन्य भाषाएं बनती गई, लेकिन सबसे पहली भाषा जो थी वो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद पाली बनी, पाली के बाद प्राकृति बनी, प्रकृति के बाद अपभ्रंश की भाषा बनी, उसके बाद हमारी हिंदी। ये हिंदी का जो किस तरह किस भाषा से बदलते बदलते ये हमारी हिंदी जाके बनी, ये हमारी हिंदी का विकास क्रम है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से हिंदी का सही विकास क्रम कौन सा है। तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आप इसको लगा देंगे और वो सही हो जाएगा। तो ये जानना ज़रूरी है कि हिंदी हमारा कैसे बना, किस भाषा से निर्माण हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं हिंदी के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है। ये पूछा जाता है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो ये हमारी राजभाषा है, तो ये सही होगा। दूसरा है, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी शब्द संस्कृत के सिंधी शब्द से परिवर्तित रूप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधी से हिंदी बनी है। तो सिंधी से किस क्रम में यहाँ पे हिंदी बनी है, तो आप इसको देख सकते हैं। सिंधी से इंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से अगर प्लस एक मिलाएंगे हिंदी हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है हिंदी का, और फिर लास्ट में हमारी हिंदी बनी। ये कैसे हमारी हिंदी बनने के बाद ये सिंधु शब्द से कैसे परिवर्तित हुई, इसका क्रम है। और तीसरा है, हिंदी जो है ईरानी फारसी शब्द माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बात करते हैं हिंदी के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हिंदी हमारी है, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमको जानना ज़रूरी है कि ये पद्य क्या होता है। तो इसको जानने के लिए हमने ये पद्य और गद्य में थोड़ा सा अंतर को देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पद्य है क्या। जो पद्य है इसमें छंदबंद होता है, तुकबंद, रस और अलंकार, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और गद्य में निबंध आप लोग पढ़े होंगे, कहानी भी, नाटक, उपन्यास, ये सभी गद्य में होता है। ये इसका जो मुख्य डिफरेंस है यही है। इसमें कविता के माध्यम से गद्य पद्य में अंतर बताया गया है। ये थोड़ी सी पंक्ति है, आप लोग सुन लीजिए, इससे आपको अंतर करने में आसानी होगी। जो छंद तुक लयबद्ध हो उसे हम पद्य कहते हैं, जो इन विधाओं से मुक्त हो उसे हम गद्य कहते हैं। रस अलंकार भावना कल्पना ये पद्य की साज होती है, क्रियाकलाप हो जिस बोली में वही गद्य की आवाज़ होती है। ये कितनी सुंदर पंक्ति है, जिनसे हमें गद्य और पद्य के अंतर के बारे में आसानी से पता चल जा रहा है। चलिए हम आगे अब बात करते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि साहित्य असल में है क्या। साहित्य का अर्थ है हितकारी रचना। इसकी परिभाषा है किसी भाषा की समाज के हितकारी लिपिबद्ध रचना को साहित्य कहते हैं। ये जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़े हैं, तो हमको जानना जरूरी है साहित्य है क्या, तो इसकी परिभाषा हमारी ये रही। तो आप लोग जान गए साहित्य है क्या। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं इतिहास है क्या। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में एक शब्द आता है इतिहास है क्या। तो इतिहास है इति, इस प्रकार, हा
प्लस हाँ निश्चित रूप से आसमनी हुआ था। इसका एक साथ अर्थ होगा इस प्रकार निश्चित रूप से हुआ था। परिभाषा है हिंदी साहित्य के अतीत की घटनाओं एवं इसके क्रमागत विकास का अध्ययन करना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। आसान है, आप लोग समझ जाइए। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाओं के और बोलियों के बारे में बात करते हैं जो मुख्य रूप से भारत में ही बोली जाती है। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, जिसमें हमारी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी और बुंदेली आती है। दूसरा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तीसरी है राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। चौथा है पहाड़ी हिंदी, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली मुख्य रूप से आती है। पांचवा है बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थानी हिंदी निम्न में से कौन सी है, तो आप लोग ये चारों याद कर रखे रहेंगे तो आसानी होगी पेपर करने में। इसमें जितनी भी भाषाएं हैं सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य साहित्य के इतिहास, दूसरा है पद्य साहित्य के इतिहास। आज हम मुख्य रूप से पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे। पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। आज हम इन सभी के बारे में क्रमागत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। पहला है आदिकाल। आदिकाल 933 से 1318 ईस्वी तक था। यदि विक्रम संवत में बात की जाए तो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक था। आगे हम इनके विभिन्न नामों के बारे में चर्चा करते हैं। जो मुख्य रूप से हमने 3 नाम लिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। पहला आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा है वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तीसरा सीधे सामंत काल आदिकाल को किसने कहा था? वो राहुल संकृत्यायन। ये सभी जो नाम हैं, ये सभी जो इन सभी के नाम हैं, इन्होंने क्या कहा था आदिकाल को? तो ये सभी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इसको लिया है। जो महत्वपूर्ण है उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, क्योंकि विशेषताएं पूछा जाता है। हमने मुख्य रूप से 6 विशेषताएं ली हैं, तो हम शुरू करते हैं। पहली विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरी विशेषता है युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन। और तीसरी है वीर रस की प्रधानता। और चौथा है आसो ग्रंथ का निर्माण। पांचवा है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। छठवां है राष्ट्रीयता की भावना। ये जो मुख्य विशेषताएं हैं हमने आदिकाल की ली हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। आगे हम देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि पूछा जाता है तो हमने 6 कवि के बारे में लिया है और इनकी रचना को भी लिया है। पहला है चंद्रबाई और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है जगनी, इनकी रचना है परमार रासो। तीसरा है दलपति विजय, इनकी रचना है कुमार रासो। चौथा है नरपति नाल, इनकी रचना जो है बीसल देव रासो। और पांचवा जो है सारंगधर, इसकी रचना है हमीर रासो। छठवा है अमीर खुसरो खालिक कावारी, इनकी रचना है। तो जो इम्पोर्टेंट है हमने इसको बता दिया, और भी रचना है, लेकिन मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है उसको बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब तीसरा काल आता है भक्ति काल, जो 1318 से 1643 ईस्वी तक चला था। और विक्रम संवत में कहा जाए तो 1375 से 1700 तक चला था। ये विक्रम संवत और ईस्वी को देख लीजिए, क्योंकि दोनों ही पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इनके भी कुछ नाम हैं जिनको विभिन्न लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे। पहला है भक्ति काल को स्वर्णकाल किसने कहा था? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा था।
पूछा जाता है प्रश्न कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है, तो स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और इसको किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने। स्वर्ण युग भी कहा जाता है और इसको बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। और तीसरा है भक्ति काल, तो नाम ही है, लेकिन इन्होंने भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा था? तो वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चौथा है लोक जागरण काल, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो आसान है समझने के लिए, आप समझते जाइए एक एक करके। हम क्रमागत अध्ययन करेंगे आज। भक्ति काल की प्रमुख जो इनकी विशेषता है हमने आगे पढ़ी आदिकाल की विशेषता, अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल की प्रमुख काल की विशेषता कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने मुख्य रूप से 4 विशेषता ली हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूप का वर्णन। दूसरी है गुरु की महिमा का गान। तीसरा है जाति प्रथा एवं बाह्य आडंबर का विरोध। चौथा है ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना के बारे में। इसमें 2 शाखा है भक्ति काल की, एक निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी है सगुण भक्ति शाखा। और एक ज्ञानाश्री शाखा, दूसरी है प्रेमाश्री। और इसमें भी है सगुण भक्ति शाखा में श्राश्री शाखा और दूसरा है रामाश्री शाखा। जो इसमें ज्ञानाश्री के जो कवि हैं कबीरदास जी हैं, इनकी रचना बीजक है, साकी शबद रामायणी। और दूसरी में है प्रेमाश्री की मलिक मोहम्मद जैसी है, आखरावत, आखिरी कलाम, ये सभी इनकी रचना है। और इसमें सगुण भक्ति शाखा में है सूरदास को आप जानते हैं, गोस्वामी और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास को आप जानते हैं, रामचरितमानस की रचना की थी। सूरदास की रचना है सूर शरावली, साहित्यिक लहरी, ये सभी आप लोग रचनाएं जानते होंगे। ये जो भक्ति काल के कवि हैं और इनमें जो जो शाखाएं हैं ये पूछी जाती है। तो इनमें मुख्य रूप से जो कवि हैं उनके बारे में हमने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। भक्ति काल में वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अब एक प्रश्न आ गया, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की रचना। अब देखिए पुष्टि मार्ग और अष्टछाप की रचना 2 प्रश्न हमारे बन चुके हैं इसमें। तो ये जो महत्वपूर्ण हैं इसको आप देखते जाइए, हम बताते जाएंगे। अष्टछाप में क्या है? 8 कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें जो 4 हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और जो 4 हैं वो विठलनाथ के शिष्य हैं। और जो 4 हैं उनके बारे में देखते हैं। इसमें वल्लभाचार्य शिष्य कौन से हैं? एक सूरदास हैं, दूसरा कृष्णदास हैं, तीसरा कुंभदास हैं और चौथा पवनानंद दास हैं। तो ये 4 नाम हैं। अब विठलनाथ में देखते हैं, पहला नंददास है, दूसरा चतुर्बुद्ध दास है, तीसरा छीत स्वामी है, चौथा गोविंद स्वामी है। ये अष्टछाप के कवि हैं और इनमें से 4 वल्लभाचार्य के हैं, 4 विठलनाथ के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अब आ गया है रीतिकाल। 1643 से 1843 ईस्वी तक था जो, और विक्रम संवत में कहें तो 1700 से 19 तक विक्रम संवत तक था। चलिए हम इनमें से जो इनका विभिन्न नाम है इनके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा था, ये पहला प्रश्न आ जाता है। तो इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। दूसरा रीतिकाव्य किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। तीसरा है श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। चौथा है अलंकार काल किसने कहा था? ये सभी रीतिकाल के नाम हैं, इसको भी ध्यान रखना है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने कहा था। आगे हम देखते हैं 5वां अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने कहा था। और लास्टवा है 6वां कला काल किसने कहा था? तो राम शंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रीतिकाल का अर्थ देखते हैं। रीति का अर्थ है परंपरा। संस्कृत के आचार्य से प्रेरित होकर 1700 विक्रम संवत समूह से 1900 विक्रम संवत तक जिन कवियों ने काव्यांकों का विवेचन करने वाली रचनाओं का प्रणयन किया
उस कालखंड को रीतिकाल कहा जाता है। अब रीतिकाल किसे कहा जाता है, इसके अर्थ के बारे में हम जान गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब रीतिकाल की शाखाएं के बारे में बात करते हैं। इनमें से मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। एक है रीतिबद्ध, एक है रीतिमुक्त, एक है रीतिसिद्ध। तो इन सभी के बारे में एक एक करके चले हम चर्चा करते हैं। पहले रीतिकाल की शाखाएं के बारे में। पहला है रीतिबद्ध, जिसमें रीतिकाल की वह शाखा जिसमें कवियों ने रीति में बद्ध कर अपनी रचनाओं का प्रयन किया, उसे रीतिबद्ध शाखा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कवि 5 हैं, हमने लिया है। पहला केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका कवि प्रिया। दूसरा चिंतामणि, इनकी रचना है राम, इनकी रचना है कवित रत्नाकर। चौथी है मतीराम, इनकी रचना है रसराज ललित ललाम। और पांचवा है भिखारी दास, इनकी रचना है रस सरास। तो ये 5 रचना और कवि के बारे में बात हो गई। आगे अब हम बात करते हैं अगली शाखा रीतिमुक्त के बारे में। रीतिकाल की वह शाखा जिनमें कवियों ने रीति से मुक्त होकर अपनी रचनाओं का प्रेरण किया, उसे रीतिमुक्त शाखा कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से 4 कवि हमने लिया है। पहला है धनानंद, इसमें सुजानमती हैं। दूसरा आलम, इसमें आलम केली है इनकी रचना। बोधा है तीसरा, इनकी रचना है इश्कनामा। चौथा है ठाकुर, इसमें ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इनकी रचना है। तो चलिए आगे तीसरी शाखा के बारे में बात करते हैं। और तीसरी शाखा है रीतिसिद्ध। रीतिकाल की वह शाखा जिनमें कवियों ने संस्कृत के आचार से प्रेरित होकर काव्यांगों का विवेचन करने वाले की रचना की थी, किंतु काव्यांगों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कविताओं की रचना की थी, उसे रीतिबद्ध शाखा कहते हैं। और रीति सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि बिहारी लाल जी है। इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है। और इसमें नोट में लिखा है रीतिकाल के एकमात्र वीर रस के कवि भूषण जी हैं। तो ये हमने रीतिकाल की तीनों शाखाओं के बारे में बात कर लिया है। इसमें मेन पॉइंट है बिहारी लाल जी, और इसमें मेन पॉइंट है भूषण जी। बिहारी लाल क्या हैं, इसके एकमात्र कवि हैं। और इसमें वीर रस के एकमात्र कवि भूषण जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल 1843 से अब तक था। अगर विक्रम संवत में बात की जाए तो 1900 से अब तक। इसमें 6 आधुनिक काल को 6 युगों में बांटा गया है। इनके बारे में हम एक एक करके क्रमागत अध्ययन करते हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, चौथा है प्रगतिवादी युग, और 5वां है प्रयोगवादी युग, और 6वां है नई कविता युग। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। पहला है भारतेंदु युग, 1843 से 1900 ईस्वी तक था। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले इनके प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक पूछा जाता है भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा है। और इसमें कवि हमने 2 लिया है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो इनके प्रवर्तक हैं। इनकी रचना है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम फुलवाली। इनकी रचना पूछी जाती है, इसीलिए हमने इनकी रचना भी बता दी है। दूसरा कवि हैं श्रीधर पाठक, इनकी रचना है कश्मीर सुषमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक था। अब इसमें प्रवर्तक देख लेते हैं। पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी भाषा जो है खड़ी बोली है इस युग की भाषा। और जो इनके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और इनकी रचना के बारे में साकेत, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती। ठीक है। और पंचवटी जो है वो खंड काव्य है, साकेत जो है महाकाव्य है इनकी रचना में। दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरियोध कहते हैं। इनकी रचना प्रिवास वैदेही वनवास है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझते जाइए, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब छायावादी युग के बारे में बात करते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक के जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी भाषा है खड़ी बोली। अब इनके कवि के बारे में, कवि जो है इनके जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू लहर झरना। ये मैंने 4 कवि लिया है।
जो इनमें इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहले कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में बात कर लिए हैं। दूसरे कवि के बारे में है महादेवी वर्मा और इनकी रचना है नीरजा निहार यामा। तीसरे कवि हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है परिमल गीतिका अनामिका कुकुरमुत्ते और नए पत्ते। चौथा है कवि जो हैं हमारे सुरेंद्रनाथ पंत जी हैं, पल्लव गुंजन और लोकायन इनकी रचना है। तो हमने बात कर लिया है इन सभी छायावादी युग के बारे में। आगे बात करते हैं प्रगतिवादी युग के बारे में। हम जो बता रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। प्रगतिवादी युग में जो प्रवर्तक थे इनके बारे में हम नहीं बता सकते। इनके बारे में कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है अभी। तो इनकी जो भाषा थी इस युग की वो खड़ी बोली थी। तो इनके प्रवर्तक के बारे में हम अभी नहीं बता सकते। आप लोग यदि खोज सकते हैं तो खोज ले। हाँ, तो इनके कवि के बारे में हम बात करते हैं। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है उर्वशी। दूसरे कवि है शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है प्रलय सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रयोगवादी युग, जो 1943 से 1959 ईस्वी तक चला। इनके बारे में इनके प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन या शॉर्ट में कहें तो अज्ञेय थे। इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। ठीक है, इस युग की भाषा जो थी खड़ी बोली थी। जो कवि थे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ये प्रवर्तक ही हैं इनके। इनकी रचना है आगन के पार, इनकी मुख्य रचना है। दूसरी है कवि जो हैं नागार्जुन है, इनकी रचना है प्यासी पथराई आँखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चौथा है नई कविता युग। हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो श्री कविता युग के स्थान पर नई कविता युग होना चाहिए था। तो आप लोग देख लीजिए, सही कर लीजिए। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रवर्तक के बारे में हैं हमको नहीं पता है, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। और कोई एग्जैक्ट हमको नहीं पता, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, इसकी भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, इनके कवि है गिरिजा कुमार माथुर, रचना है धूप के धान। दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र और इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी को, और जो गलतियाँ हो वो कृपया उस त्रुटि को क्षमा करिएगा। यदि हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिएगा।